जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। आज आपको मैं इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। और यह ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक में है। इसमें मात्र आपको 25 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, मात्र 25। और ये 25 आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। 25 जिसके सहायता से हम कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो 25 के लगभग हम 50 ऑब्जेक्टिव लगभग कर लेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव है, उसके सहायता से इसके बारे में हम कुछ डिटेल जानेंगे, तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन जाएगा। तो देखिए, चलिए आज का क्लास सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन से हम शुरू करते हैं। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, समय लगता है बीज को फसल बनने में। कहता है कि कोई भी काम करते हैं तो क्यों रुक जाते हैं। सिर्फ आप 4 दिन, जैसे कोई किसी चीज़ का तैयारी किया तो ये क्या होगा, 4 दिन पढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर नहीं करेगा, मतलब तो ऐसा क्यों। कहता है कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन की तैयारी के बाद, यानी समय लगता है कुछ करने के लिए। तो देखिए, जैसे अगर ये फसल है तो देखिए ये बीज से ये फसल के बनने के लिए उसे भी समय लगता है, उसी प्रकार इसमें। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है सो बिस्मार्क ने किया था। देखिए बिस्मार्क, इसका ऑप्शन होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। 1862 ईस्वी में यह पर्सा का चांसलर बना। जर्मनी का यह पहला चांसलर था। जर्मनी का यह पहला चांसलर था। उसके बाद देखिए, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए, मतलब जर्मनी के एकीकरण में उसका बहुत बड़ा भूमिका था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़े थे। 3 युद्ध लड़े जर्मनी के एकीकरण के लिए। उसके बाद देखिए, इसका जन्म जो है सो 1815 ईस्वी में हुआ था बिस्मार्क का जन्म। तो हम जाने बिस्मार्क, रक्त एवं लौह की नीति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क का यानी 1862 ईस्वी में चांसलर बना और जर्मनी का यह पहला चांसलर बना। उसके बाद ये है 3 युद्ध लड़े और 1815 ईस्वी में वे जन्म लिए थे, यानी इसका जन्म हुआ था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। तो देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। यह प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर का जन्म जो है सो 1810 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुआ था। अब देखिए, ये जो है 1852 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने काउंट काबूर। तो देखिए, ये काबूर जो थे, ये इसका जन्म, काबूर का जन्म
1810, मृत्यु 1862। 1852 ईस्वी में ये प्रधान मंत्री बने। तो जान लिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर। उसके बाद देखिए यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। 1834 ईस्वी में मेजनी ने इसकी स्थापना किया था। मेजनी इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में किया और 1834 ईस्वी में बर्न में इसकी स्थापना किया था। बर्न में 1834 ईस्वी में मेजनी ने इसका 1834 ईस्वी में बर्न में स्थापित किया था यंग यूरोप को। उसके बाद देखिए कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो यंग इटली का भी स्थापना मेजनी ने ही किया था और यह 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना मेजनी 1831 ईस्वी में किया और ये जो है मार्सोई में किया था। इतना ही नहीं, 1851 ईस्वी में मेजनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया। तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों के संस्थापक मेजनी थे। 1831 ईस्वी में मार्सोई में इसका किया था और 1851 ईस्वी फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का भी गठन मेजनी ने किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जालबेरिन एक संस्था थी, तो जालबेरिन एक संस्था व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जर्मन रैन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन रैन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट भी बना। नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की थी, तो वही है राइन राज्य संघ की स्थापना जर्मन में नेपोलियन ने किया था। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट, और यहाँ की भाषा जो है यह मैग्यार है। ज़्यादा संख्या में यही भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, और बहुत से भाषा बोलने वाले भी लोग, लेकिन ज़्यादा आधा से अधिक संख्या में यहाँ पर इसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो देखिए 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो यह तुर्की के साथ हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो आप पढ़े हैं। देखिए कहता है कि सब्जेक्टिव में आप पढ़ेगा कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और मेजनी के योगदान के बारे में लिखिए। तो देखिए ये मेजनी ने भी इसके योगदान दिया था, गैरिबाल्डी ने भी दिया था, काउंट काबूर ने भी दिया था। ये तीनों, तो इनमें से सभी होगा। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। मसीहा इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है।
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण में सब्जेक्टिव में है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, तो बिस्मार्क बहुत बड़ा भूमिका, उसी समय उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो इसमें यानी जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो थे ये थे बिस्मार्क, प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क थे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। अब देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था वह सेडौन, यानी सेडौन में, वह सेडौन का युद्ध कहलाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप देशवासियों के लिए साहित्य ज्ञान विज्ञान यूनान देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। इसका ऑप्शन होगा यूनान। अब देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, मतलब एकीकरण हुआ? तो जर्मनी के एकीकरण का सेडौन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट कौन बना? तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट विलियम प्रथम बना। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 ईस्वी में हुआ था यह। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना विन्या कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना विन्या कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के शासन की स्थापना की गई थी।